सोचो, हेलो एवरीवन, कैसा होगा अगर हम मिलियंस ऑफ ईयर्स के सफर को कुछ चंद मिनटों में तय कर ले, है ना। बहुत अजीब सी बात और बहुत एक्साइटमेंट वाली बात कि मैम जो चीज़ें बिलियंस ऑफ ईयर्स में हुई हैं उनको हम कुछ 20 से 30 मिनट के में तय कर लेंगे। हम जान लेंगे कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, किसने अपनी ज़िंदगी को कैसे शुरू किया, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, इसीलिए हमको इवोल्यूशन जो है बहुत अच्छा टॉपिक लगता है। सो हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, वेलकम टू द चैनल। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इवोल्यूशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ। यानी हम लोग कैसे आए, हमसे पहले बंदर आए। हमने बहुत बार सुना है ना, तुम्हारी शक्ल बंदर से मिलती है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हमारी शक्ल बंदर से कैसे मिलती है। तो बहुत एक्साइट हो गए हम लोग टॉपिक के लिए एज यूजुअल, ठीक है। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। कहां से पूरी कहानी की शुरुआत होती है? तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है, ये देखो, ये तो अपनी एनसीईआरटी है, ये हमको अपनी कहानी की शुरुआत पैराग्राफ से करवाती है। लेकिन अगर हम लोग इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से करें तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा इजी होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैम हमें कहानी सुनने में तो बहुत मजा आता है इवोल्यूशन की, लेकिन कहानी के बाद जब वो याद करने पड़ते हैं ना, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड, तो हमें अपनी नानी जी याद आ जाती हैं, या फिर नानी जी की भी नानी जी याद आ जाती हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग इसको थोड़ा आसान तरीके से याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मैं तुम्हें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं देने वाली हूँ, ये मत सोचना कि मैम आज मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक देंगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से एग्जाम करने का मतलब है रट्टू तोता बन के जाना। अगर तुम समझ के जाओगे तो एग्जाम तुम्हें कैसा भी हो, कैसा भी क्वेश्चन दे दे, तुम तो कर लोगे, क्योंकि तुम कौन हो, बोल बच्चन, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एरा के बारे में। एरा क्या होते हैं, मतलब जब टाइम पीरियड थे हमारे, उनको हमने एरा में डिवाइड किया। अब इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स हैं, एक साथ में हम कैसे याद रखेंगे? जैसे कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 2000, उसका डेट ऑफ बर्थ 2002, ठीक है। इस तरह से क्या अलग अलग सबके डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन तुम लोगों का जो बर्थ का पीरियड है वो तो भाई 2000, 1000 ऐसे है ना। अभी कोई तुम एक ऑर्गेनिज्म या किसी इंसान को ढूंढने जाओ जो तुम्हें सन 223 का मिले, ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं। तो अब क्या है, जब हम यहाँ पे एरा की बात करते हैं तो हम बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं। अब बिलियंस ऑफ ईयर्स में तुम सबका ईयर थोड़ी ना याद रख सकते हो, सबका ईयर याद रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पूरी की पूरी लाइफ स्पैन को, जब से अर्थ पे लाइफ आई या जब लाइफ नहीं थी, जब से हमारी अर्थ बनी तब से लेकर के आज तक, इसको हम एरा में डिवाइड करते हैं। फिर एरा में भी भाई, एरा भी तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई ना। जब हम मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं तो हम उस एरा को और छोटे छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अपना पहला एरा है एज़ोइक एरा। ए वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? ए वर्ड का मतलब होता है एब्सेंट होना, मतलब कि जहां पर एब्सेंट था लाइफ, ठीक है। मतलब ये वो टाइम है जब हमारी पृथ्वी पे केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था। याद करो, हमने तुम्हें इवोल्यूशन में जब हम स्टार्ट किए थे टॉपिक, तो हमने तुम्हें बताया था ना कि सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, सबसे पहले हमारा केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। जिसके बारे में किसने बोला था? जिसके बारे में स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब नो लाइफ फॉर्म्स थे अर्थ पे, जब अर्थ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं था, तब यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा? तब यहाँ पर हो रहा था केमिकल इवोल्यूशन। यानी कि उस टाइम पे कोई भी जिंदा प्राणी तो नहीं था, लेकिन अर्थ पे कुछ गैसेस प्रेजेंट थी। कौन कौन सी? CH4 प्रेजेंट थी, NH3 प्रेजेंट थी, H2 प्रेजेंट थी और CO2 प्रेजेंट थी। इसके अलावा यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, है ना। इंटरेस्टिंग। तो अब तुम यहाँ से ये तो समझ लोगे ना कि कौन सा एरा था जब केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था, क्योंकि हमको मैम ये तो सब पढ़ा देते हैं कि मैम केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, लेकिन जब एरा पढ़ाते हैं टीचर तो हमको ये नहीं बताते कि ये हुआ कब था। तो जब ये हुआ था उस एरा को हम एज़ोइक एरा बोल देते हैं, है ना। आसान, याद करना भी आसान है और किसी को समझाना भी आसान है। मान लो तुमसे मम्मी आके पूछे, बेटा तू सारे दिन बैठा रहता है, करता क्या है? चल मुझे बता, तू ये चैप्टर पढ़ रहे, मेरे को समझा दे कि हमारे अर्थ पे ओरिजिन कैसे हुआ। तो मम्मी, सबसे पहले जो एरा आई थी उसको हमने बोला था एज़ोइक, क्योंकि उसमें हमें कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिला था। उस समय हमारी अर्थ पे इवोल्यूशन चल रहा था, लेकिन वो भी कौन सा इवोल्यूशन? केमिकल इवोल्यूशन चल रहा था। केमिकल इवोल्यूशन के टाइम पे हमारी अर्थ पे कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं था। उस समय यहाँ पे 4 गैसेस थी, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। तो मम्मी बोलेंगी, अच्छा रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? तो तुम बोलोगे रिड्यूसिंग का मतलब है कि उस समय अपने पास में कोई भी फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं
नहीं थी, आज के टाइम पे हमारे पास फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है। हुआ ना आसान। देखो अब हम आते हैं अपनी दूसरी एरा पे। एजोइक एरा खत्म हो गई, बहुत छोटी एरा थी हमारे रिस्पेक्टिव में। अगर हम देखें इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ था, तो छोटी सी एरा है एजोइक, लेकिन एक्चुअली में सबसे बड़ी एरा यही थी, क्योंकि सब ज्यादातर टाइम तक अर्थ पे कोई भी प्राणी नहीं रहा था। ठीक है, दूसरा है अपना आर्कियोजोइक एरा। याद करो जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया। लिंक हो गया ना, इसका मतलब है कि ये वो वाली एरा है, ये वो वाली आर्कियोजोइक एरा है जिसमें पहला नॉन सेलुलर माइक्रोबियल लाइफ आया, यानी कि जो प्रॉपर सेल नहीं था। और हमारे जो प्रॉपर सेल नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो आर्कियोजोइक जो अपनी एरा थी उसी में अपने आए आर्की बैक्टीरिया। हुआ ना आसान, हमने लिंक भी कर लिया, हमने पढ़ भी लिया, है ना। तो ये क्या है, आर्कियोजोइक वो एरा थी जब हमारी पहली नॉन सेलुलर माइक्रोबियल लाइफ आई। माइक्रोबियल बोले तो अगर तुमसे मम्मी पूछे बेटा इतने बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे हो, मेरे को जरा मतलब बता दो, तुम मतलब बता दो माइक्रोबियल क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, मैम नहीं मम्मी, माइक्रोबियल क्या होता है, जिनको नॉट सीन विद नेकेड आईज। ठीक है, इनको तुम अपनी नेकेड आंखों से नहीं देख सकते। तो मम्मी बोलेंगी नेकेड बोले तो, मम्मी बोलेंगे नेकेड बोले तो क्या होता है, मतलब तुम तो मेरे को ना बड़ा इंग्लिश सीख लिए हो मेरे लल्ला, तो तुम ना हमारे इंग्लिश में बताए जा रहे हो, जरा हिंदी में समझाओ नेकेड क्या होता है। तो नेकेड का मतलब होता है कि मतलब हम इनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। नेकेड का मतलब ये मत समझना कि चश्मा नहीं लगा के देखते हैं, जब हमें इन्हें देखना होगा तुम चश्मा लगा लेंगे, हमको बैक्टीरिया दिख जाएगा, तुमको बैक्टीरिया नहीं दिखेगा, तुमको बैक्टीरिया तब दिखेगा जब तुम माइक्रोस्कोप लगाओगे। ठीक है, अब मम्मी समझ जाएंगी और बोलेंगी वाह मेरा बच्चा तो बड़ा होशियार है, आगे बताओ कहानी। ठीक है, तो तुम क्या बताओगे, ठीक है मम्मी, तो मतलब इनको हमने क्या बोला, प्रोकैरियोट बोला। और आज हम ये जानते हैं क्योंकि हमने सेल द बेसिक यूनिट पढ़ लिया है और हम बहुत होशियार बच्चे हैं कि मैम यहाँ पे दो टाइप, मैम नहीं मम्मी, यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं अपने प्रोकैरियोट और दूसरे होते हैं अपने यूकैरियोट। जो अपने प्रोकैरियोट सेल होते हैं वही आर्कियोजोइक एरा में आए थे, ये हमने यहाँ पे साफ साफ देख लिया। फिर अपनी तीसरी एरा आई। तीसरी एरा क्या थी, प्रोटेरोजोइक। वाह बेटा नाम तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर हमने सबसे पहले विजिबल लाइफ फॉर्म्स देखे, मतलब हम उनको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, गोल गोल आंखों से देख पा रहे थे। गोल गोल आंखें तो होती है ना, ठीक है। तो अपनी विजिबल लाइफ फॉर्म्स यहाँ पर आई, और विजिबल लाइफ फॉर्म्स में भी हम तो वर्टिब्रेट्स है ना भाई, हम लोग कौन है, वर्टिब्रेट। तो सबसे पहले आए इनवर्टिब्रेट। ये जो इनवर्टिब्रेट्स थे ये उस टाइम पे एक्टिव हुए, और अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन्ड है बेटा, क्या मेंशन है कि जो इनवर्टिब्रेट्स थे ये 500 मिलियन ईयर अगो आए। ठीक है, 500 मिलियन ईयर अगो अपने इनवर्टिब्रेट्स आए। और 500 मिलियन ईयर अगो कौन सी एरा चल रही थी, वो चल रही थी प्रोटेरोजोइक एरा। मैम एनसीईआरटी में तो इतना दिया है, हम इसको क्यों याद करें, हम इसको इसलिए याद करेंगे ताकि हमको ये पता चल जाए कि पहले कौन आया। अगर हम ये टेबल याद कर लेंगे तो हम पूरे इवोल्यूशन चैप्टर को एक साथ में समराइज कर सकते हैं, तभी तो मम्मी को समझाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ, पहली आई आर्कियोजोइक जिसमें कोई लाइफ फॉर्म नहीं था, दूसरी आई अपनी प्रोटेरोजोइक, ओ सॉरी, पहले आई एजोइक जिसमें कोई लाइफ फॉर्म नहीं था, दूसरी आई आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक में अपने आर्की बैक्टीरिया थे, आर्की बैक्टीरिया नॉन सेलुलर थे, मतलब प्रोकैरियोट्स थे। फिर अपने आए प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक में अपने इनवर्टिब्रेट्स बने, यानी पहली बार ऐसे लाइफ फॉर्म्स आए जो हमें देख सकते थे, जिनको हम देख सकते थे, जिसमें अपने इनवर्टिब्रेट्स आए। और वो भी अब इनवर्टिब्रेट्स आएंगे तो कोई आता है तो पहले सरल सरल आता है, जैसे कि तुम शुरुआत में जब कोचिंग में आते हो, जब तुम मई के बाद 4 मई को पेपर के बाद जब नई बार पढ़ाई शुरू करेंगे, जो अपने नए नए बच्चे आएंगे, सबसे पहले वो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, सबसे हलवा चैप्टर, मतलब मुझे लगता है तुम्हें टफ लगता है। फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर आएगा बायोटेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन, मतलब सबसे टफ। अगर बच्चों की नज़र से देखा जाए तो मैम इक्वल है इकोरी वन, मैम इकोरी वन जो प्लाज्मिड है ना वो बड़ा टफ लगता है, तो वो तुम्हें बाद में पढ़ाया जाता है ना। सबसे पहले हम सिंपल चीज़ें पढ़ते हैं, तो जब सबसे पहला इन्वर्टिब्रेट आया होगा तो वो सबसे सिंपल इन्वर्टिब्रेट रहा होगा, फिर धीरे धीरे करके और कॉम्प्लिकेटेड इन्वर्टिब्रेट्स आए होंगे, है ना। तो इस वाले टाइम में इन्वर्टिब्रेट्स एक्टिव हो गए, और ये लगभग कब था, 500 मिलियन ईयर पहले अपना प्रोटेरोजोइक एरा आया था, तब अपने इन्वर्टिब्रेट आए थे। हमने लर्न कर लिया, हमको आसान हो गया। अब आती है आगे की बात। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है बेटा, इसका जादू ये है कि हमने यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को एक साथ लिंक करके पढ़ लिया। ठीक, देखो फिर अपनी अगली एरा आई जिसको हमने बोला पेलियोजोइक एरा। ठीक,
पैलियोजोइक एरा में अपनी सबसे पहली एरा के अंदर भी कुछ पीरियड्स होते हैं ना, उस एरा के अंदर पहला पीरियड आया जिसको हमने बोला कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक, कैम्ब्रियन पीरियड में बेटा ये इन्वर्टिब्रेट्स यहाँ पर आए थे। मैंने क्या बोला, पहले छोटे छोटे आएंगे, इजी इजी आएंगे, सिंपल सिंपल आएंगे, फिर यही इन्वर्टिब्रेट्स बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, चीज़ों को पढ़ना शुरुआत में आसान होता है, मैथ्स है ना, हम बायो वाले लोग को मैथ्स, लेकिन फिर भी अगर मैथ्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इजी सवाल देखने को मिलेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, ये सब इजी होता है। बाद में आएंगी अरिथमेटिक इक्वेशन, है ना, बाद में आएंगे अपने वो क्या बोलते हैं इस तरह से, ठीक है, होते हैं ना इस तरह के इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हाय तौबा कितना मुश्किल है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, पहले हम लोग आसान आसान चीज़ें पढ़ते हैं। तो पहले छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट आए, छोटे छोटे थे, जिनका साइज छोटा था, बहुत ही सिंपल थे, इनका बिहेवियर बहुत सिंपल था। फिर अपने कैम्ब्रियन पीरियड में बड़े बड़े इन्वर्टिब्रेट आ गए, यानी इनके पास वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्री है नहीं है, इनवर्टिब्रेट है, हमारी तरह नहीं है, हम वर्टिब्रेट हैं। तो यहाँ पे जायंट इनवर्टिब्रेट्स आए, जिसमें अपना स्क्विड आता है, सीपिया आता है, लॉलिगो आता है। इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। लास्ट क्लास अपनी कौन सी हुई थी, एनिमल किंगडम की। आसान हुआ ना, इन सबको तो अब हम जानते हैं, हम लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेलेजोइक में जो एरा आया, पेलेजोइक एरा में जो पहला टाइम आया वो आया कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद दूसरा पीरियड आया ऑर्डोविशियन। ये पहली बार था बेटा जब अपने कॉर्डेट्स का ऑरिजिन, अब कॉर्डेट्स इस धरती पर आए हैं, और जब हमारे कॉर्डेट्स धरती पे आए थे तो अपने कॉर्डेट्स भी तो कई पार्ट्स में डिवाइडेड थे ना, एक अपने यूरोकॉर्डेटा या टूनिकेटा थे, एक अपने प्रोटोकॉर्डेटा थे, एक अपने सिफेलोकॉर्डेटा थे, है ना। तो सबसे पहला अपना जो कौन सा था, ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा, फिर दूसरे थे सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरे थे यूरोकॉर्डेटा, तीसरे थे योकॉर्डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखे, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा देखा, यानी कि जो अपने पहले कॉर्डेट्स थे इसमें इसमें हमारे जॉलिस फिशेस थी। जॉलिस फिशेस में अपनी क्या हो गई, मिक्जीन हो गई, पेट्रोमाइजॉन हो गई। तो जो ये अपनी मिक्जीन और पेट्रोमाइजॉन थी बेटा, ये 350 मिलियन ईयर्स अगो आई थी। तुम्हारी एनसीईआरटी में ये लाइन इसी हेडिंग के अंडर लिखी हुई है कि जॉलिस फिशेस, जो कि जिनका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने एनिमल किंगडम में दिया है, मिक्जीन और पेट्रोमाइजॉन, इनका ओरिजिन 350 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, है ना। लिंक हो गया। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले 500 मिलियन ईयर अगो अपने क्या आए, अपने आए इनवर्टिब्रेट। उसके बाद में 350 मिलियन ईयर अगो अपनी आई जॉलिस फिशेस। जॉलिस फिशेस हमने एनिमल किंगडम में पढ़ी थी। देखो दो चीजें लिंक हो गई। अब हम आए अगली टाइम पीरियड पे, जिसको बोला हमने सेल्यूरियन पीरियड। अब ये तीनों पीरियड जो है पेलेजोइक एरा के अंडर में आते हैं, ये याद रखना, ये एरा नहीं है, ये टाइम पीरियड है पेलियोजोइक एरा के अंडर में। ठीक, अब हम आते हैं अपनी सेल्यूरियन पे। सेल्यूरियन में क्या है, ट्रू फिशेस अपनी ओरिजिनेट हुई, सच्ची फिशेस। याद करो जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था तो हमने वहां पर पढ़ा था कि अपने पास दो सच्ची फिशेस होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है ऑस्टिकथीस, एक होती है कॉन्ड्रिकथीस। ऑस्टिकथीस अपनी कौन सी फिशेस थी, जिनको हम बोले थे बोनी फिशेस। कॉन्ड्रिकथीस कौन थी, जिनको हमने बोला था कार्टिलेजिनस फिशेस। याद आया, नहीं याद आया तो जाकर के पढ़ो, ठीक है। जो फिशेस हम खाते हैं प्लेट में रख के, उसमें कांटे निकलते हैं, मतलब वो बोनी फिशेस होती हैं। और कार्टिलेजिनस फिश जो है समुद्र के बहुत अंदर रहती हैं, उनको तुम खा नहीं सकते। अगर तुम उनको खाने गए तो तुम उन्हीं का खाना बन जाओगे। तो बेहतर क्या है, चुपचाप ऊपर से रह करके समुद्र के नज़ारे लेना, है ना। ये नहीं है कि मैम अंदर जाना है, मुझे खुजली हो रही है, मैं अंदर जाऊँगा, मेरे को देखना है नीचे क्या है। ऐसा नहीं करने का, नहीं तो नीचे कॉन्ड्रिकथीस तुम्हारा इंतजार कर रही हैं डिनर में, है ना। तो यहाँ पे क्या ट्रू फिशेस आई, और यहाँ पर बेटा एक ट्रू फिश थी जिसको हमने मान लिया था कि वह एक्सटिंक्ट हो गई है, जिसका नाम था सीलोकैंथ। ठीक, सीलोकैंथ जो है 1938 में दोबारा से साउथ अफ्रीका में मिली। कुछ मछुआरे थे साउथ अफ्रीका में जो क्या कर रहे, मछुआरे हैं तो मछली पकड़ने जाएंगे। अरे भाई डॉक्टर है तो मरीज ही देखेगा ना, डॉक्टर बिल्डिंग थोड़ी ना बनाने लगेगा, है। तो मछुआरे हैं तो मछली पकड़ने जाएंगे। जब ये मछली पकड़ने गए तो इन्होंने एक अजीब सी फिश देखी। उस फिश को इन्होंने क्या किया, बाहर निकाला, देखा ये अभी भी नहीं मरी, जिंदा है। तो ये उस फिश को जब ये देखे तो इन्होंने कहा ये बेटा कुछ नमूना मिल गया है अपन लोग को। तो वो नमूना क्या था, वो थी अपनी सीलोकैंथ फिश। ये सीलोकैंथ फिश जो है साउथ अफ्रीका में मिली थी 1938 में। हमने मान लिया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, नहीं मिलती हैं, लेकिन 1938 में ये दोबारा से देखने को मिली। तो हमने ये माना कि अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, ये अभी भी हमारे सी में प्रेजेंट है। ठीक, कब मिला, सिल्यूरियन में फिशेस थी।
उसके अलावा इसी फेज में हमने सी वीड्स को देखा, मतलब समुद्र में घास उगनी शुरू हो गई। समुद्र में पौधे होते हैं ना, तो समुद्र में घास उगनी शुरू हो गई। उसके अलावा कुछ पेड़ पौधे आ गए। भाई समुद्र में अगर पेड़ पौधे आए हैं तो पेड़ पौधे तो और भी आ जाएंगे। मतलब हमने कुछ पेड़ों को भी देखा, यानी टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी देखा, और कुछ अपने सीवीड्स देखे। इसके अलावा अपनी सच्ची फिशेज यानी कि कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज ओरिजिनेट हो गई, जिसमें से हमने सीलोकैंथ को 1938 में फिर से एक बार देखा, जबकि हमको लगा था कि ये जो फिशेज हैं, इन फिशेज की खास बात क्या थी बेटा, ये फिशेज जो हैं ये लैंड में भी ब्रीथ कर सकती थी। क्या खास बात थी, ये कैन ब्रीथ इन बोथ लैंड एंड वाटर, यानी ये जमीन में भी ब्रीथ कर सकती थी और ये पानी में भी ब्रीथ कर सकती थी। तभी तो मछुआरों ने जब इनको बाहर निकाला तब भी ये ब्रीथ कर रही थी, ठीक है, और अंदर भी ब्रीथ कर सकती हैं। जबकि हमारे यहाँ जो हम फिशेज अपने एक्वेरियम में पालते हैं, या जो फिशेज हम खाते हैं, या फिर जो फिशेज अभी होती हैं, वो फिशेज पानी के बाहर ब्रीथ नहीं कर सकती। इनके पास में ना लंग्स भी थे और इनके पास गिल्स भी थे। जो फिशेस हमारे पास अभी होती हैं, इनके पास में सिर्फ गिल्स होते हैं। जैसे ही हम मछली को बाहर निकालते हैं, उनके गिल्स आपस में चिपक जाते हैं। पानी में जैसे ही डालो गिल्स अलग हो जाते हैं। तो जब गिल्स चिपक जाएंगे तो सांस अंदर जा नहीं पाएगी, तो जो फिश है वो सफोकेशन से मर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इनके पास में लंग्स भी थे और इनके पास में गिल्स भी थे, तो ये जमीन पर और पानी में दोनों जगह ब्रीथ कर सकती थी। हमको लगा ये मर गई, लेकिन ये 1938 में दोबारा मिल गई। हमने यहाँ पर कितनी एरा देखी, हमने यहाँ पे 4 एरा देखी। चौथी एरा में हमने 3 टाइम पीरियड देखे। कैम्ब्रियन में देखा बड़े बड़े इनवर्टिब्रेट्स आए, ऑर्डोवेशन में हमने कॉर्डेट्स का ऑरिजिन देखा और जॉलिस फिशेस देखी, जो कि 350 मिलियन ईयर्स आई थी। फिर हमने सेल्यूरियन में देखा सीवीड और सम प्लांट, जो कि 320 मिलियन ईयर अगो आए थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ एरा को लिंक कर लिया। अब देखो आगे, अगला उसी एरा में नेक्स्ट टाइम पीरियड आया डिवोनियन। डिवोनियन में बेटा एम्फीबियंस ने खूब तहलका मचाया, खूब तबाही मचा दी, एकदम तबाही वाला मंजर है। मेढक कूद कूद की नाक पे बैठ रहे थे, अपनी थोड़ी ना बैठेंगे, सीलोकैंथ की नाक पे बैठ रहे थे, है ना। उसके बाद कार्बोनिफेरस में बेटा रेप्टाइल्स आए। बोलोगे मैम इसको हम लिंक कैसे करें, आप तो बहुत बोल रही थी हम लिंक कर देंगे, लिंक कर देंगे। देखो ये जो सीलोकैंथ थी, मैंने इसके बगल में क्या लिखा है, कैन ब्रीथ इन बोथ लैंड एंड वाटर, यानी अब जो लाइफ है वो पानी से निकल के ज़मीन पे आने की कोशिश कर रही है, और ये पहली कोशिश अपनी सीलोकैंथ ने की थी। मतलब अब अगली लाइफ जो इससे बनेगी वो भी यही कोशिश करेगी कि मैं लैंड पे निकलूं पानी से जब निकलेगी लैंड पे जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, वाटर में कंपटीशन ज़्यादा हो गया था। भाई देखो, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा लोग वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, वो वहाँ जाएंगे जहाँ पे कंपटीशन कम होगा, क्योंकि उनको भी तो अच्छी ज़िंदगी जीनी है ना। तो कंपटीशन में ज़्यादा घुसने से बेटर है कि कंपटीशन में या तो अच्छा परफॉर्म करो, या तो कंपटीशन से दूर होकर दूसरों को तमाशा करते हुए देखो। तो इन्होंने सोचा चलो एक काम करते हैं, अंदर ना समुद्र में कंपटीशन बहुत हो गया है, लोग ज़्यादा हो गए हैं, खाने की हो गई है कमी, बाहर चलते हैं। इन्होंने लंग्स डेवलप कर लिए, लेकिन ये उतने सक्सेसफुल हो नहीं पाए। भाई पहले आदमी थे, घर के पहली बेटी थी ये, बड़ी बेटी थी ये घर की, ठीक। अब क्या हुआ, घर की आई दूसरी बेटी। डिवोनियन में कौन आए, अपने एम्फीबियंस आए। एम्फीबियन बोले तो अपना मेढक महाराज घर की छोटी बेटी थे। इन्होंने कहा बेटा दीदी ने ट्राई तो किया था, मैं तो खुद तो कर नहीं पाई, लेकिन दीदी की टेक्निक मुझे आती है, ठीक। दीदी ने लंग्स ढंग से डेवलप नहीं किए, इसीलिए बेचारी एक्सटेंट हो गई होंगी, या कहीं गहरे समंदर में सदमे में डूबी बैठी होंगी। इन्होंने क्या किया, बढ़िया अपना ऐसा लाइफ बनाया कि ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। मस्त पानी में रहे, पानी का रिसोर्स खाया, कहा अब खा पी के ख़त्म हो गया, ज़मीन पे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कहते हो ना चलो चल के कैफ़े एक्सप्लोर करते हैं। ये गए एक्सप्लोर करने, इन्होंने लैंड पे भी रहा। अब इन्होंने क्या किया, पानी पे सिर्फ अपनी डिपेंडेंट रखी फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी बच्चे पैदा करना एक डेलिकेट मैटर होता है ना भाई, दुनिया में सब कुछ ठीक है, जब बच्चे पैदा करने की बारी आती है तो माँ बाप बड़े इमोशनल हो जाते हैं। हम अपने बच्चे को ऐसी एजुकेशन देंगे, हम अपने बच्चे को बड़ा करके ये बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, है ना। अपने बच्चे की लव मैरिज नहीं करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे, ताकि उसको एक अच्छी लाइफ मिले। तो जब बच्चों की बात आती है तो मम्मी पापा थोड़े डेलिकेट हो जाते हैं। तो ये मेढक भी बेचारे अपने इमोशनल लोग थे, डेलिकेट हो गए, बोले हम फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में लौट के जाएंगे, क्योंकि पानी पे मुझे भरोसा है। कहते ना अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए, इनको पानी पे भरोसा है, तो ये पानी में गए।
फर्टिलाइजेशन किया, फिर अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने जमीन पे काटी और एक्सप्लोर किया, लेट्स एक्सप्लोर, है ना। तो फिर ये काम हुआ इनका डुअल लाइफ का। तो इन्होंने खूब तबाही मचाई, एकदम धरती पे तबाही मचा दी, हर जगह मेढक ही मेढक, मेढक ही मेढक। तो यहाँ पे डिवोनियन, अब मैं मेढक बोल रही हूँ, इसका मतलब एम्फीबियंस में बाकी क्रीचर भी आते हैं, ये मत सोचना सिर्फ मैम मेढक ही मेढक आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगला आया टाइम पीरियड कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में बेटा अब मेढक ज़्यादा तबाही मचाएंगे तो कोई तो होगा ना, रुको बेटा तुमको मैं बताता हूँ, है ना। कहते हैं रजनीकांत जब तक नहीं आता तब तक सब हीरो हैं। अब आया रजनीकांत, रेप्टाइल्स आ गए। बेटा ये वही रेप्टाइल्स हैं जिसमें डायनासोर्स भी थे। इन्होंने कहा बेटा तुमने बहुत तबाही मचा ली, ठीक। अब ये क्या थे, इन्होंने कहा तुम डुअल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, तुम धरती पे आओ, तुमको मैं बताता हूँ। यहाँ से बेटा प्योर टेरेस्ट्रियल लाइफ की शुरुआत हो गई, है ना, प्योर टेरेस्ट्रियल लाइफ। इन्होंने कहा बेटा तुमको चाहिए है पानी, तुम बिना पानी के रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हो, मुझे तो पानी भी नहीं चाहिए, मैं तो जमीन पे ही रहूंगा, जमीन पे ही रिप्रोडक्शन करूंगा, तुम्हारी दम है तो रोक के दिखा लो, क्योंकि मेरे पास है क्लीडोइक एग। तो फिर अब तुम ये कहानी अपनी मम्मी को सुना रहे थे, मम्मी ने बोला बेटा क्लीडोइक एग का मतलब बता दो। क्लीडोइक एग का मतलब होता है कि जो इनके अंडे थे, इनके अंडे का जो शेल था वो मोटा था। क्यों मोटा था, ताकि अंडे भाई इन्होंने क्या किया, जमीन पे रिप्रोडक्शन किया, अपने अंडे जमीन पे दिए। अब जमीन पे सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी में अंडे सूख गए तो बच्चे कहाँ से लाओगे, अंडे तो अंडे के अंदर है ना बच्चे, भाई अंडे थे। अब ये बड़े परेशान, ये परेशान है, डायनासोर परेशान है, सांप उधर खुजली कर रहा है अपनी पूंछ से सर पे, अरे ये क्या हो गया, मैंने ये क्यों डरा दिया है फ्रॉक को, चलो पानी में लौट चलते हैं। इन्होंने कहा ना ऐसे कैसे, डायनासोर के पास इतना बड़ा दिमाग। उसने कहा हम क्लीडोइक एग बनाएंगे, हम अपने अंडों की जो परत है ना उसको मोटा कर देंगे, अंडे की परत की मोटी। उसके बाद इन्होंने कहा चल बेटा अब हम बन गए फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरह से, इनको पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब इनको पानी की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमारी अर्थ पे बड़े बड़े लैंड मास हैं, ये कहीं भी जाके रह सकते हैं, ये तो हर जगह के राजा, इसीलिए तो ये राजा बने। उसके बाद में क्या हुआ, इतना सक्सेसफुल हो गए कि अब इन्होंने अपनी पूरी एक एज बना डाली। ट्राइएसिक पीरियड इतना बड़ा पीरियड था, उसमें पूरा रेप्टाइल्स ने डोमिनेट किया, बड़े बड़े डायनासोर, अपना ब्रैकियोसॉरस हो गया, अपना ट्राइसेरोप्टर्स हो गया, है ना, इतने सारे अपने डायनासोर्स थे, बेचारे एक्सटिंक्ट हो गए, किस्मत खराब थी, नहीं तो तुम्हारा जीना दोभर कर देते। उसके बाद बेटा अगला फेज आया जिसको बोलते हैं पर्मियन फेज। ये रेप्टाइल्स इतने सक्सेसफुल हो गए, इतने सक्सेसफुल हो गए कि इसके बाद इन्हीं से अपने मैमल्स का ओरिजिन हुआ। हम लोग भी तो मैमल्स ही है ना, हमारा भी ओरिजिन इन्हीं रेप्टाइल से हुआ, समझ रहे हो। इसीलिए कहते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं वो आस्तीन के सांप होते हैं, क्योंकि सांपों से ही तो ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अरे बाय द वे ना ये जोक था, ठीक है, सीरियस मत हो जाना, नहीं मैं आस्तीन का सांप है मेरा दोस्त, लेके थोड़ा उसके पीछे पड़ गए, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ मैमल्स जो है वो रेप्टाइल से हुआ, इसीलिए आस्तीन का सांप बोलते हैं दोस्तों को। उसके बाद अपनी अगली एरा आई जिसको हमने बोला मीजोजोइक एरा। मीजो का मतलब होता है बीच की, ये एरा बीच की है। किसके बीच की है ये अपनी पैलियोजोइक के बीच की है। और उसके बाद में अगला कौन सा आता है, सीनोजोइक। तो पैलियोजोइक और सीनोजोइक के बीच की एरा को बोलते हैं मीजो। मीजो वर्ड का मतलब वैसे भी बीच में होता है, एंडोथीलियम, मीजोथीलियम बीच वाली लेयर, एंडोडर्म, मीजोडर्म बीच वाली लेयर। बेचारा जो बीच वाला होता है ना, वो वाले बीच वाले की बात नहीं कर रही हूँ जो तुम सोच रहे हो। मीजो का मतलब होता है जो बीच वाला एरा। आप देखो मीजोजोइक एरा में पहला एरा है ट्राइएसिक, सॉरी इसमें पहला टाइम पीरियड है ट्राइएसिक। मैंने तुमसे क्या बोला, इनका तो भाई रौला था, ये अपने क्या थे, रजनीकांत थे, जहां जाएंगे मेरा ही जलवा होगा। अपने रजनीकांत साहब जहां भी जाएंगे मेरा जलवा ही जलवा, जलवा ही जलवा, ठीक। इन्होंने बहुत जलवा बिखेरा, ठीक, खूब जलवा बिखेरा। एज ऑफ रेप्टाइल्स हो गई, अरे मतलब एकदम जहाँ जाते थे चश्मा पहन के जाते थे, एटीट्यूड की कोई कमी नहीं थी। अपना अफ्रीका में भी रह रहे हैं, एशिया में भी रह रहे हैं, अंटार्कटिका में भी रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है, जिसको मन कर रहा है खाए जा रहे हैं। कहीं पेड़ खाए जा रहे हैं, कहीं पंछी खाए जा रहे हैं, हवा में भी उड़ रहे हैं। पता है ना, उड़ने वाला एक डायनासोर था,
ठीक, एक उड़ने वाला डायनासोर था, एक पत्ती खाने वाला डायनासोर था। जुरासिक मूवी देखी है ना, उसमें देखते हो अलग अलग टाइप के डायनासोर होते हैं, कुछ शांत होते हैं मेरे बच्चों की तरह, तुम लोगों की तरह, है ना, और कुछ तुम्ही में से कुछ खूंखार बच्चे हैं, वो खूंखार वाले डायनासोर हो गए। कुछ होते हैं जो हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं, अरे मैम हमको सब आता है, ठीक है, वो उड़ने वाले डायनासोर हो गए। अब देखो तो ये क्या है, एज ऑफ रेप्टाइल हो गई, ट्राइएसिक पीरियड। अब ये मत कंफ्यूज होना कि मैम जुरासिक मूवी थी, बेटा जुरासिक पार्क मूवी का नाम इसलिए था क्योंकि जुरासिक पीरियड में ही ये जो रेप्टाइल्स की एज थी ना, जो रजनीकांत थे, ये रजनीकांत ना उसके बाद में भीगी बिल्ली बन गए थे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर इनका एक्सटेंट हो जाता है। डायनासोर्स का जो एक्सटेंट हुआ था वो जुरासिक पीरियड में हुआ था, इसीलिए जुरासिक पार्क मूवी बनी है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना मैम, जुरासिक पार्क मूवी है तो मतलब जुरासिक पीरियड में डायनासोर डोमिनेट कर रहे थे। डायनासोर जुरासिक के पहले ट्राइएसिक में डोमिनेट कर रहे थे। जब जुरासिक पीरियड में जब ट्राइएसिक पीरियड में अपने डायनासोर्स डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है, जब डायनासोर्स डोमिनेट कर रहे थे उसी टाइम पे अपनी अर्थ की क्रस्ट पे जिम्नोस्पर्म्स थे, टेरिडोफाइट्स थे। देखो अभी यहाँ एंजियोस्पर्म्स का नाम नहीं लिखा है। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिसमें अपने टेरिडोफाइट में क्या आते हैं बेटा, फर्न्स आते हैं, ठीक है। अरे ये फर्न्स वही हैं जो अपने माउंटेन्स पे मिलते हैं। वो क्रिसमस ट्री नहीं देखे हो जो हम लोग हमेशा, इसमें सेंटा क्लॉज आएगा अपना गिफ्ट टांग के जाएगा। तुमको पता है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। जो वास्को डी गामा थे ना, जब उन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी तो वो मेरे से सीख के गए थे। पता है वो मोनालिसा पेंटिंग मैंने बनाई थी, उनको मतलब मैंने सिखाई थी, फिर उन्होंने बना ली और क्रेडिट लेके चले गए। तो मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, इसको जज मत करना क्योंकि तुम इसको जज करने के लिए बहुत छोटे हो बेटा, इसको जज बाद में करना, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये अपने फर्न्स थे। फर्न्स आते हैं टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म। ये जो फर्न्स और जिम्नोस्पर्म्स थे ये ट्राइएसिक पीरियड में डोमिनेट कर रहे थे, किसके साथ, अपने रजनीकांत भाई साहब के साथ है। अब उसके बाद अगला एरा आया जुरासिक है, इन पे शनि काल जो है आरंभ हो गया। कहते ना बेटा कब तक भौकाल झाड़ोगे, कभी ना कभी तो तुमको मिलेगा ना जो तुमने किया है ना। तो जुरासिक पीरियड में अपने डायनासोर्स का एक्सटेंशन हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा तो नहीं है, चलो अपनी सुंदर ड्राइंग को हटा ही देते हैं, ज़्यादा देखोगे तो नज़र लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर डायनासोर्स एक्सटेंट हो गए, है ना। अब हम 2 मिनट का मौन रखते हैं बेचारे एक्सटेंट डायनासोर के लिए। स्वर्ग से देख रहा होगा, सोच रहा होगा बेटा जिंदा होता ना तो इतना बोल रही हूँ ना, आवाज़ नहीं निकलने देता, ठीक। ऐसे देखो डायनासोर्स एक्सटेंट हो गए। अब यहाँ पर अपने मेटाथीरियंस आए। तुमको पता है ना हमारे जो मैमल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक प्रोटेरोथीरियंस होते हैं, एक मेटाथीरियंस होते हैं। तो ये जो मेटाथीरियंस थे ये जुरासिक पीरियड में आए। इसके अलावा पहली चिड़िया जो आई वो जुरासिक में आई। कहते हैं कि इसी जुरासिक पीरियड में ना बहुत बड़ा धरती पे एस्टेरॉइड आके गिरा। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मानते हैं, अपनी एनसीईआरटी भी कहती है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि इस टाइम पे अपनी अर्थ पे कोई एस्टेरॉइड आके गिरा होगा, कुछ कहते हैं कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया होगा। उस अर्थक्वेक की वजह से जो बड़े बड़े डायनासोर थे या फिर बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे वो सारे चले गए। और अपने डायनासोर्स तो भाई रजनीकांत थे, हैं ऑल स्टार थे एकदम, अर्थ के चमकते सितारे, ये सब मर गए। लेकिन जो छोटे छोटे रेप्टाइल थे जैसे छिपकलियां बच गई, सांप बच गया, क्योंकि इनके पास बिल में छुपने की जगह थी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, जुरासिक पीरियड में ही डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए और उसी टाइम पे अब चिड़िया तो उड़ने वाली रही होगी। तो जो उड़ने वाली चीज़ें थी, अब कहते हैं जो चिड़िया है ना इसका भी ऑरिजिन रेप्टाइल से हुआ है। यानी रेप्टाइल से 2 लाइन आगे निकली, एक मैमल निकली यानी हम लोग निकले और दूसरी चिड़िया निकली। जो ऐसा माना जाता है कि जो रेप्टाइल उड़ने वाले रहे होंगे वो चिड़िया बन गए, जिसका एग्जाम्पल हमको क्या मिलता है, आर्कियोप्टेरिक्स मिलता है। आर्कियोप्टेरिक्स एक उड़ने वाली चिड़िया थी, ठीक है। लेकिन उसमें डायनासोर, उसमें रेप्टाइल के भी कैरेक्टर थे और उसमें हमारे भी कैरेक्टर थे, इनके बर्ड्स के, हम चिड़िया थोड़ी ना है, बर्ड्स के भी कैरेक्टर थे। भाई वो उड़ सकती थी तो मतलब वो चिड़िया है, लेकिन उसका जो वर्टिब्रल कॉलम था और बहुत सारी चीज़ें थी वो रेप्टाइल से मैच करती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट बर्ड हुआ। उसी से हमको पता चलता है कि जो बर्ड्स हैं उनका ऑरिजिन रेप्टाइल से हुआ। तो जुरासिक पीरियड में पहली बर्ड आई, ऑरिजिन ऑफ मेटाथीरियन आए और अपने डायनासोर्स का टाटा बाय बाय हो गया। बहुत बड़े स्टार बने घूम रहे थे। फिर आते हैं हम क्रिटेशियस एरिया में। अब ये मैमल्स यहाँ पर आए, मेटाथीरियंस आए, अब ये और एडवांस हुए। मैंने बोला ना जब कोई आता है तो वो सिंपल होता है। जैसे तुम्हारी भोली भाली प्यारी सी मैम है, बड़ी सिंपल है,
है ना। लेकिन बेटा शरारत की तो उसके बाद तो तुम जानते ही हो क्या होता है, ठीक। तो पहले क्या है, उसके पहले सिंपल, फिर उसके बाद एडवांस मैमल आए। कब आए एडवांस मैमल? तो बेटा ये मैमल्स आए हैं कब? जब क्रिटेशियस पीरियड आया है। ओके चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आया अपना सीनोजोइक एरा, जिसको बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स। यानी अब मैमल्स एक हमारे जो ये कैटेगरी है मैमल्स की, ये एक सक्सेसफुल कैटेगरी बन गई और हमारे जो मैमल्स हैं वो इस दुनिया में आ गए, दुनिया में भी आ गए, डोमिनेट करने लगे, हर जगह मैमल ही मैमल दिखे, ठीक। उसके अलावा बर्ड्स भी आ गई, हर जगह बर्ड दिख रही है, और अपने नए वैरायटी ऑफ प्लांट्स आ गए जिनको हमने बोला एंजियोस्पर्म। इजी है, बहुत इजी है। हमने देखा पहले लोग आते हैं फिर वो डोमिनेट करते हैं, इसीलिए अपने मेहमानों को अपने घर नहीं आने देना चाहिए। प्रिपरेशन फेज में तो बिल्कुल ही नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो आ जाएंगे उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का जो तहलका मचाएंगे, जो सत्यानाश बनाएंगे। उससे बेटर है चुपचाप से घर में रहो, अकेले रहो, पढ़ाई लिखाई करो, ध्यान दो इस पे, और ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक। चलो उसके बाद में ये है अपना टर्शरी एरा, ठीक। ये अपने एरा है, ये अपना क्या है बेटा, ये पीरियड है, ये एरा के अंडर में अपनी टर्शरी आती है जो सबसे छोटी टाइम जोन है, फिर अपनी आती है क्वार्टरनरी। अभी ये जो चल रही है ये क्वार्टरनरी एरा चल रही है। इसमें ओरिजिन ऑफ हॉर्स हुआ। ओरिजिन ऑफ हॉर्स का अगर नेम देखा जाए, साइंटिफिक नेम देखा जाए तो वो होता है इकस, ठीक। और एज ऑफ मैन जिसको हम बोलते हैं होलोसीन इपॉक, ये क्या होते हैं, ये सीन अपने इपॉक होते हैं। अब इपॉक क्या होता है ये सब तुमको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना हम लोग का क्या है इपॉक, होलोसीन। कौन से पीरियड में है, क्वार्टरनरी पीरियड में है। क्वार्टरनरी और टर्शरी बेटा ये पीरियड है, ये एरा नहीं है। कान खोल के, मुंह खोल के, जीभ खोल के, जो खोल के सुनना है वो सुन लो, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना है, जितना बोला है उतना ही सोचना है, ठीक है। टर्शरी हो गया, क्वार्टरनरी हो गया। क्वार्टरनरी में अपने इपॉक आते हैं, इयोसीन इपॉक और होलोसीन इपॉक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हमने अभी तक पढ़ लिया ये क्या था मैम, हार्ट बीट बढ़ गई है ना, डर के मारे हार्ट बीट बढ़ गई, क्या था ये सब, ये था तुम्हारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, है ना। हमने ये पूरा 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 कंप्लीट कर लिया है, ये भी हमने। अब देखो यहाँ पर एक चीज और देखनी है मैम, इस टेबल से मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो क्या पढ़ना है, सबसे पहले आए तुम्हारे, इसको हम करते हैं रेड से, देखो सबसे पहले आए क्लोरोफाइट एंसेस्टर, सबसे पहले आए तुम्हारे क्लोरोफाइट एंसेस्टर। क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स जैसे कि देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो ये अपने हुए क्लोरोफाइट एंसेस्टर। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से बेटा दो ब्रांचेस निकल रही हैं, ध्यान से देखना। एक ब्रांच जा करके आगे देती है क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ब्रायोफाइट, ठीक, ब्रायोफाइट, और एक ब्रांच इससे आगे निकल के देती है ट्रैकियोफाइट। देखो बस इसको पढ़ लो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सवाल ना यहाँ से पूछा जाता है कि क्लोरोफाइट से तुमसे पूछेगा ब्रायोफाइट का एंसेस्टर कौन है, तुमको बताना पड़ेगा क्लोरोफाइट। तुमसे पूछेगा ट्रैकियोफाइट का एंसेस्टर कौन है, तुम्हें बताना पड़ेगा क्लोरोफाइट। अब ये जो ट्रैकियोफाइट है बेटा, इससे दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक अपने निकलते हैं लाइकोपॉड्स और दूसरे निकलते हैं राइनिया, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मेरे बच्चों को अलग अलग कलर में जानना बहुत पसंद है। देखो ये हो गए लाइकोपॉड्स, और ट्रैकियोफाइट के ऊपर बेटा ये हो जाते हैं राइनिया। तुमसे पूछेगा राइनिया का एंसेस्टर कौन है, ट्रैकियोफाइट। तुमसे पूछेगा ट्रैकियोफाइट का एंसेस्टर कौन है, क्लोरोफाइट। ब्रायोफाइट का एंसेस्टर कौन है, क्लोरोफाइट। लाइकोपॉड का एंसेस्टर कौन है, ट्रैकियोफाइट। तुमको वो कंफ्यूज करेगा कि ये बताओ ये जो लाइकोपॉड है, लाइकोपॉड क्या क्लोरोफाइट का एंसेस्टर है? ना बाबा ना, लाइकोपॉड ट्रैकियोफाइट का एंसेस्टर है। हमेशा एंसेस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तुम ये मत सोचना कि क्लोरोफाइट से ट्रैकियोफाइट आया, ट्रैकियोफाइट से लाइकोपॉड आया तो कहीं ना कहीं ये इसका नाना जी हुआ। बेटा नाना जी वाना जी नहीं चलता है, डायरेक्ट एंसेस्टर पूछा जाता है। डायरेक्ट एंसेस्टर लाइकोपॉड्स का ट्रैकियोफाइट है, ट्रैकियोफाइट का डायरेक्ट एंसेस्टर क्लोरोफाइट है। यहीं से तुम्हारा सवाल आता है, इजी है ना, बस इतना याद रखना होता है तुमको। उसके बाद पूछेगा राइनिया से क्या क्या आया, तो बेटा राइनिया से तुम्हारा सीलोफाइटॉन आया। अब देखो राइनिया से बस सीलोफाइटॉन आया तो आगे तुमको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है ना। राइनिया से तुम क्या कर दोगे, सीलोफाइटॉन।
और फिर बोलोगे बाकी अगर वो और कुछ भी पूछता है तो उसका डायरेक्ट एंसेस्टर बेटा सीलोफाइटॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दादी नानी पर नानी वाला केस नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत करना। तुमसे पूछेगा ब्रायोफाइट का एंसेस्टर बताओ, तुम खुशी खुशी मार्क करके आओगे। मैंने तो इश्मिता मैम की क्लास कर रखी है, क्लोरोफाइट इसका आंसर हो जाएगा। अगर तुमसे पूछेगा राइनिया का एंसेस्टर बताओ तो तुम बताओगे ट्रैकियोफाइट। अगर तुमसे बताएगा सीलोफाइटॉन का एंसेस्टर बताओ तो तुम बताओगे राइनिया। बता लोगे ना, पक्का? ठीक है, बस तुमको इस पूरे से यही पढ़ना है। ठीक, फिर सारे के सारे का ओरिजिनेट फिर सीलोफाइटॉन से होता है। सीलोफाइटॉन से डायरेक्ट ब्रांच निकलती है नीटेल्स की, डायरेक्ट ब्रांच निकलती है बाकी सबकी। आसान है ना, बहुत आसान है। ये मत कहना कि मैम आप पढ़ा रही हैं तो आपको लग रहा है। देखो ठीक है, ये सारा हम कर चुके हैं। देखो यहाँ पे बेटा एक चीज और है कि सबसे बड़ा डायनासोरस ट्राइनोसोरस रेक्स था, जिसकी हाइट थी 20 फीट की। सोच सकते हो 20 फीट, तुम तो 6 फुट के भी नहीं होते हो, 20 फीट का था ये। ठीक है, तो ये क्या था, सबसे बड़ा डायनासोर था और इसके दांत ना बड़े डरावने से थे, एकदम ऐसे करके दांत थे। ठीक है, और तुम्हारे जैसे जो बच्चे थे ना, भोले भाले बच्चे जो पढ़ते नहीं थे, उनके पीछे भागता था। नहीं पढ़ते थे ना, उसके बाद उनको टांग लेता था और उसके बाद उनको बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर देता था। ठीक है, तो मम्मी ऐसे डराती थी ना बचपन में, खा लो बेटा वरना ना एक झोली वाले बाबा आएंगे और तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये ट्राइनोसोरस रेक्स था, बड़े बड़े डैगर के जैसे दांत थे, 20 फीट इसकी हाइट थी। सोच तुमसे कितना बार सामने खड़ा हो जाएगा ना तो तुम उसको ड्रोन जैसे दिखोगी, मक्खी जैसे। ठीक, तो ये इसका पूरा का पूरा काम था। उसके बाद इन्होंने बोला है कि डायनासोर क्यों गायब हो गए। अच्छा, ये गायब हो गए, नहीं गायब होते तो अभी भी हम खौफ में रह रहे होते ना, हम कभी डोमिनेट कर पाते। ठीक है, फिर हम अपने आप को कैसे डिक्लेयर कर पाते कि हम ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हम ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, खूबसूरत होते हैं। हम लोग ये डिक्लेयर नहीं कर पाते ना, तो हमने ये खुद को डिक्लेयर किया क्योंकि डायनासोरस यानी अपना रजनीकांत यहाँ था नहीं। जब तक हीरो नहीं आता तब तक सब हीरो होते हैं, तो बस वही वाला किस्सा है हम लोग के साथ। इसके बाद बेटा अगला ये ना, ये आप लोग को नहीं याद होता, इसमें भी वही खेल है जैसा हमने वहां सीखा था। हम यहाँ पर 350 मिलियन ईयर्स, ये देखो ये जो टाइम स्केल लिखी हुई है ना, ये मिलियन ईयर्स अगो की लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपने थे रेप्टाइल्स जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गए। तो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स जो थे, ध्यान से देखना, यहाँ से शुरू करेंगे। जो अपने एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स थे, इनकी 2 ब्रांचेस थी। इनकी 2 ब्रांचेस कौन सी थी, ये क्या हो गया, हाँ, इनकी बेटा 2 ब्रांचेस थी, एक ब्रांच इधर गई, एक ब्रांच इधर गई। एक ब्रांच ने बनाया सौरोप्सिड। ठीक है, देखो मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ा देती हूँ और तुम भी ऐसे ही पढ़ लो। साइनैप्सिड, एक था अपना सौरोप्सिड, एक था अपना साइनैप्सिड। अब ये जो अपना सौरोप्सिड था, ये आगे जाकर के बेटा अपना टर्टल बनाया। ठीक है, ये हम यहीं पे मार्क कर लेते हैं, तुम अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो। टर्टल बनाया, लिजर्ड बनाया, अपना सांप बनाया। ठीक है, उसके बाद में ये क्रोकोडाइल तक गया, ये टुआतारा बनाया। टुआतारा बेटा बहुत छुटका सा होता है। ठीक है, तो ये क्या, टर्टल बनाया, लिजर्ड बनाया, स्नेक बनाया, टुआतारा बनाया, क्रोकोडाइल बनाया। अब उसके बाद में अगली जो ब्रांच थी ना, ये साइनैप्सिड की, ये आगे जाकर के सीधा मैमल्स में इन्वॉल्व हो गई। लेकिन बाकी का जो ये जितना भी किस्सा है मैमल के पहले का, यानी कि चिड़िया से लेकर के, क्रोकोडाइल से लेकर के, टुआतारा और स्नेक तक लेकर के, ये कौन बनाया, सौरोप्सिड। तो सौरोप्सिड में हम क्या लिखेंगे बेटा, सौरोप्सिड में अपना टर्टल से लेकर के बर्ड्स तक पूरे के पूरे सबके एंसेस्टर कौन है, सौरोप्सिड। और साइनैप्सिड जो है वो आज के मैमल के डायरेक्ट एंसेस्टर हैं। और इसमें से ना डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, पता है तुमको, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि मैमल्स के डायरेक्ट एंसेस्टर का नाम बताओ। तो मैमल्स की डायरेक्ट एंसेस्टर कौन हुए, साइनैप्सिड। ये साइनैप्सिड कहाँ से आए, रिप्टाइल से आए। कौन से रिप्टाइल से आए, जो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, आसान था ना। अब देखो, अब तुमको हम एक लास्ट चीज सिखा देते हैं कि मैम इवोल्यूशन ऑफ मैन कैसे याद रखना है। ठीक है, देखो ये पूरा मैं पढ़ूंगी तो नहीं, इसको पढ़ना तो तुम्हारा काम है, सारा काम मैं कर लूंगी, तो तुम क्या करोगे। ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम कमेंट में मुझे बताना, मैं उस पर तुम्हारे लिए छोटा वीडियो या कुछ बना दूंगी। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एक निमोनिक लेके आई हूँ इवोल्यूशन ऑफ मैन में, क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ मैन में ना तुम्हारे को करेक्ट सीक्वेंस में एक सवाल पूछा जाता है। क्या है ये निमोनिक होता है, द्राहेम। ठीक, अब मैम
अब मैम इसका ना आप एक काम कीजिए, हमको बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप बता देते हो हम बाद में यूज करते हैं, हमसे होता नहीं है। वैसे तुमसे वैसे भी कुछ नहीं होता है, करना ही नहीं चाहते तो होगा कैसे। देखो ये थे अपने ड्रायोपिथेकस। क्या थे मैम? ड्रायो स्किन ड्राई हो गई, मॉइस्चराइजर लगा लो, ड्राईपिथेकस है ना, ड्रायोपिथेकस। दूसरे कौन थे अपने? जय श्री राम। क्या थे? रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस ये इंसान की रूपी दुनिया में पहले भगवान प्रकट हुए थे। भगवान जी है ना, राम जी, भगवान जी, तो मतलब इंसान रूपी दुनिया में पहली बार अवतार लिए थे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं किसी सीरियल का ऐड कर रही हूँ, है ना? क्या बताऊँ मैं हूँ इतनी क्रिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों अपने अर्ली मैन थे, मतलब ये लोग दिखते थे कुछ, रामापिथेकस तो थोड़े बहुत इंसान दिखते थे, ये बंदर की तरह दिखते थे। एक्चुअली तो तुम बंदर की तरह ही दिखते हो, तुम्हारी शक्ल भी बंदर जैसी है ना। अब ये मत कहना कमेंट में कि मैम आपकी भी शक्ल बंदर जैसी है, मुझे पता है मेरी शक्ल बंदर जैसी नहीं है, ठीक है। तो ये जो ड्रायोपिथेकस थे ये एप लाइक थे, ये बंदर की तरह दिखते थे, तुम्हारी तरह दिखते थे, बंदर की तरह। और रामापिथेकस क्या थे? रामापिथेकस बेटा मोर मैन लाइक, मतलब ये थोड़ा सा इंसानों की तरह दिखते थे, इसलिए हमने इनको बोल दिया रामापिथेकस। राम जी अपने भगवान जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान जी रामापिथेकस थे, पर मैं ये बोल रही हूँ कि इसको याद करने का तरीका आसान है। रामापिथेकस भगवान इंसान की तरह, और अपने दूसरे वाले पिथेकस ये एप लाइक हो गए, है ना। तो ये दोनों हमने याद कर लिए, आसान है। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस आए, फिर रामापिथेकस आए, फिर उसके बाद में ये अपना छोटू आ गया, छोटू चाय वाला। क्या नाम है इसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये है ना छोटू चाय वाला। क्यों मैम आप इसको बोली, इसको बुरा लग गया? अरे तो लगने दो ना बुरा, छोटा है तो छोटा ही बोलेंगे ना बेटा। ये बहुत ही छोटे और छोटे छोटे हुआ करते थे, बहुत ही शॉर्ट हाइट वाले हुआ करते थे, इनकी हाइट बहुत छोटी थी, तो हमने इनको बोल दिया छोटू चाय वाला। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपने उसके बाद आए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अपना द्राहेन में आता है एच। एच बोले तो मैम, अब एच बोले तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा मेरे बेटा होमो हैबिलिस, ठीक है। होमो वर्ड लग गया तो मतलब यहाँ पर जो अपीयरेंस है वो कुछ कुछ ह्यूमन लाइक होने लगी होगी कुछ। बेटा ये तो छोटू तो थे, लेकिन ये नॉनवेज नहीं खाते थे, बिल्कुल भी नहीं। ये फूल पत्तियां खाते थे, वेजिटेरियन थे, ये मीट नहीं खाते थे। समझ रहे हो कितने सदाचारी हैं, नॉनवेज से दूर रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? होमो हैबिलिस, ये बिल्कुल कच्चा मांस खा जाए, ठीक है। होमो हैबिलिस के बाद अगले अपने कौन से आए? अगले आए अपने, ये ई से क्या होता है? ये हो गए बेटा होमो इरेक्टस, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इनको छोटा थोड़ी ना समझेंगे, ये थे अपने होमो निएंडरथल, ठीक है, निएंडरथल। तो ये है जब हमसे पूछा जाता है आगे कौन आया, आगे कौन आया, तो हम बताते हैं पहले ये आया, फिर ये आया, फिर वो आया, फिर वो आया, फिर ऐसा हुआ, ठीक। तो पहले ड्रायोपिथेकस, फिर रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैबिलिस, इरेक्टस एंड निएंडरथल। मैम हमारा नाम कहाँ है ना? क्योंकि मैम हम लोग हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान, हम सिर्फ खुद को ढूंढते हैं पूरी दुनिया में, है ना गर्ल्स? गर्ल्स सिर्फ इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड होती हैं हर जगह। मैम हमारा कहाँ है? मैम मेरे बारे में बताइए, मैम आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? बेटा मैं तेरे बारे में क्या सोचूं? है सोचना होगा तो मैं अपने बारे में नहीं सोच लूंगी? मैं भी तो गर्ल हूं, मैं अपने बारे में ना सोचूंगी, मैं तेरे बारे में क्यों सोचूंगी? देखो द्राहेंस ये हो गए होमो सेपियंस। क्या हो गए ये? क्या हो गए ये हो गए अपने एस। देखो मैंने पिंक से लिखा है इसीलिए, है ना। देखो एस क्या होते हैं? सेपियन, यानी हम लोग हो गए। तो हमने इससे क्या याद किया? इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी पहले कौन आया, बाद में कौन आया, बाद में कौन आया, ठीक है। तो आज के बाद कौन किसके बाद आया याद रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छा है ना, बढ़िया। तुम पास आए
यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। हो गया, ये आसान है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इवोल्यूशन चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने शॉर्ट वीडियोस में सब कवर भी कर लिया है, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो ये जितनी भी इवोल्यूशन की वीडियो हमने टिट बिट में बनाई है सारी ज्वाइन करके एक वन शॉट क्रिएट हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ लेना। और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम का चैनल का डिस्क्रिप्शन में नीचे बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके तुम ज्वाइन हो सकते हो। और कोई भी इशू है तो तुम मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इशू का मतलब है एग्जाम से रिलेटेड, मुझे कोई बकवास इशू नहीं चाहिए। मैं तुम लोग के ऐसे ऐसे इशू देख चुकी हूँ ना जिसका मैं खुद कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। चलो फिर इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।